अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हिंदी समाचार पोर्टल प्रभा साक्षी की 19वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डिजिटल मीडिया, यह नाम भी आकर्षक है और इसका काम तो और भी आकर्षक है। यह तीव्र गति से सूचना के प्रसार का काम करता है, लेकिन बेहद शक्तिशाली इस मंच को तमाम बुराइयों ने भी जकड़ दिया है। घोटालों को उजागर करने वाले मीडिया पर खुद घोटाले के आरोप लग रहे हैं। निष्पक्षता पत्रकारिता की पहचान होती थी, लेकिन पक्षधारिता आज इसकी नई पहचान बनती जा रही है। फेक न्यूज को ही लोग असल न्यूज मानकर भ्रमित होने लगे हैं। महानगरों में तो फिर भी हालात ठीक हैं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर आने वाले समाचारों की अनेक प्रकार से पुष्टि कर लेते हैं। लेकिन हमने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में कवरेज के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में फेक न्यूज का बहुत बुरा प्रभाव देखा। अधिकतर लोग अपने फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप पर आए समाचार को ही असली मान लेते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं। डिजिटल मीडिया की ताकत का दुरुपयोग कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। आजकल यह सामान्य प्रचलन हो गया है कि किसी को भी किसी मुद्दे पर ट्रोल कर दो, उसकी छवि खराब कर दो। तमाम ऐसी वेबसाइटें बना ली गई हैं जिन पर फर्जी समाचार प्रकाशित करवाकर उसके लिंक साझा कर दिए जाते हैं। किसी नेता की रैली हो तो उसके पक्ष में या विपक्ष में ट्रेंड करवाकर मूल मुद्दे से ध्यान भटका दो। यह सब अब न्यू नॉर्मल हो गया है। ऐसे माहौल में स्व अनुशासन का पालन करते हुए प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क की ओर से सदैव तथ्यपरक और तीव्र गति से समाचार और उपयोगी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। यह पाठकों और दर्शकों का विश्वास और प्यार ही है कि आज हम 19वीं वर्षगांठ तक का सफर तय कर पाए हैं और आगे भी मातृभाषा हिंदी और हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की सेवा करने को प्रतिबद्ध हैं। आज की परिचर्चा का विषय है डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता पर उठने वाले प्रश्न चिन्ह और उसका समाधान। इस विषय पर आज आप सभी जो उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस समय शाजिया जी हैं, प्रियंका जी हैं और सर्वप्रथम मैं शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। आपसे आग्रह है कि आप अपना संबोधन शुरू करें। नमस्कार नीरज दुबे जी, आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया और मैं प्रभा साक्षी के सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहूंगी। 19 साल से आप पत्रकारिता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चला रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे आप सच को उजागर करने में तीव्र गति से काम कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले 50 और साल या अधिक में जी, आप लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है डिजिटल मीडियम की विश्वसनीयता का और किस तरीके से हम जो उसमें कमियां हैं उन जी, कमियों को दूर करके हम देश के लिए इसको एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरह, एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म की तरह देखें। जी, देखिए, जिस जब ये शुरू हुए थे ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो न्यूज़ वेबसाइट ये सब, शुरू जी, में इनका एक पॉजिटिव ऑरा था कि वो एक दूसरा दृष्टिकोण दे रहे थे जो प्रिंट के अलग है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से अलग है और घर घर तक पहुंच सकता है और लोगों को एक और मैं कहती हूँ पत्रकारिता का प्रमाण पत्र दे सकता है या नई खबरें ला सकता है। जी, पर देखते देखते हमने देखा है किस तरीके से इसको भी मैन्युपुलेट किया जा रहा है, खास करके फेसबुक जैसे जी, प्लेटफॉर्म हुए, ट्विटर के हुए, व्हाट्सएप जैसा माध्यम हुआ, उसके जी, माध्यम से गलत खबरें और जो आपने अपने शुरू के कमेंट्स में भी कहा था, गलत खबरें फैलाई जाती हैं, गलत जी, प्रचार किया जाता है, जी, भ्रम फैलाया जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है, जी, फेक न्यूज को सही न्यूज को बनाकर हम सब जी, तरफ देखते हैं। बिल्कुल। कितने तो दंगे हो चुके हैं इसको लेकर। जी, जी, कितने घरों में भी, मैं मानती हूँ परिवारों में भी कलह होने लग गए हैं क्योंकि जी, सबके अब दृष्टिकोण या सही तो कह रहे हैं। एकदम एक्सट्रीम हो गए हैं, राइट में हो गए हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट में हो गए हैं, कोई सेंटर बचा ही नहीं। और जी, अगर आप ध्यान देंगे, हमारा जो देश का इतिहास रहा है, भारत का इतिहास सिर्फ उसके इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू जी, हुआ या हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से नहीं शुरू हुआ। जी, भारत का इतिहास सदियों से चला आ रहा है और वो इतिहास हमें बताता है कि हमारी जो दशा और दिशा रही है, हमने हमेशा सेंट्रिस्ट पोजीशन ली है। जी, हमारे यहाँ पर लेफ्ट और राइट का कोई उच्चारण ही नहीं था। ये वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं जो जी, हमारे ऊपर थोपी गई हैं और हम उसी को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। पर हमारे देश का जो केंद्र रहा है और जो देश का काम रहा है वो सेंटर में रहा है और इसीलिए वासुदेव कुटुंबकम वो हमारा खुद का कल्चर
जी, हमें बताता है और बार बार ध्यान दिलाता है कि ध्रुवीकरण का कोई जगह नहीं है यहाँ पर। और जब जब हुआ है तो देश ने फिर से बैलेंस, जब जी, बैलेंस की खराब होता है, बैलेंस को फिर से ढूंढकर वापस उसी सेंटर पोजीशन पे आए हैं। जी, तो इसको लेकर मैंने हाल ही में एक लेटर लिखा था, खुद आईटी मिनिस्टर को भी लिखा था मैंने, गृह मंत्री को भी लिखा था, क्योंकि मुंबई जी, पुलिस में ये एक इन्वेस्टिगेशन सामने आया था। उस जी, इन्वेस्टिगेशन के चलते पता चला था करीब करीब 1,20,000 ऐसे फर्जी अकाउंट्स हैं जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, मुंबई पुलिस के ऊपर आक्रमण, मुंबई पुलिस की जो छवि है उसको बिगाड़ने की, महाराष्ट्र सरकार की छवि को बिगाड़ने की, महाराष्ट्र सरकार के बारे में अनर्गल बयानबाजी देने की, और जी, उसी को एक एजेंडा बनाकर कहीं कहीं चुनाव हो रहे हैं दूसरे राज्यों में उसका इस्तेमाल करने की। तो जी, महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है, आज हमारा राज्य है, कल किसी और जी, का राज्य हो सकता है, कल परसों किसी और का हो सकता है। आज जो सत्ता में है उनको इसका फायदा मिल रहा है, हो सकता है सत्ता परिवर्तित हो जाए, जी, पर हम जो ये, अगर हम इसका कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे तो जो इस सत्ता में बैठेगा वो उसका मिसयूज करेगा प्लेटफॉर्म को, केंद्र सरकार जी, का। और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जी, ऐसे जो माध्यम हैं उन पे किसी तरीके के गाइडलाइंस होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गाइडलाइंस हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, कोई ऐसे नहीं है जी, कि सेंसरशिप ला रहे हों या फ्रीडम ऑफ स्पीच को हानि कर रहे हों, या जी, फिर आपके जो प्रिंट मीडिया है उसके भी ब्रॉड गाइडलाइंस दिए गए हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ये विदेशी प्लेटफॉर्म सिर्फ अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की सोचते हैं, और उनके एल्गोरिदम्स भी ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप कितने अट्रैक्टिव हेडलाइन होंगे वो आपका क्लिक बेट बनेगा, उससे आपको एड रेवेन्यू मिलेगा। जी, तो आज जो हमारे देश की प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे जी, बड़ा मार्केट इन विदेशी प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडियन मार्केट है। और अभी तो डिजिटल पेनिट्रेशन पूरी तरीके से हुआ भी नहीं है, तो आप जी, समझ सकते हैं उनके लिए 1.3 बिलियन का रेडीमेड मार्केट है। और वहां पे वो लोग अपने मनमानी, अपनी प्रॉफिट के लिए अपने एल्गोरिदम रीसेट कर सकते हैं, एल्गोरिदम को अपने हिसाब से चला सकते हैं, और काफी ऐसी चीजें हैं जो इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में, हम अभी ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है, आने वाले समय में इसको और बढ़ाएगा। मेरा जी, रिक्वेस्ट ये था आईटी मिनिस्टर से कि आप इसको राजनीतिक पक्ष से नहीं देखिए, आप जी, इसको देश के और देश की जो पूरी हमारी व्यवस्था है, डेमोक्रेसी को जिसको हम प्राइड लेते हैं, उसके हिसाब से देखिए, जहाँ पे एक एक तरफा बयानबाजी हो जाती है, एक तरफ का एजेंडा चलता है, दूसरे दूसरे एकदम शांत हो जाते हैं या उनको मौका नहीं मिलता है करेक्शन करने का। और जब सच्चाई सामने भी आती है तब तक झूठ इतना फैल चुका होता है कि बिल्कुल, लोगों पे विश्वास उन सच्चाई पे फिर लाना फिर से दिक्कत होती है। जी, तो अमेरिका हो, हमारे दूसरे कंट्रीज हो, सिंगापुर हो, जर्मनी हो, हाल ही में अमेरिका में भी इस पे बड़ा डिस्कशन हुआ था, और यूएस जी, कांग्रेस ने बकायदा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जो सीईओज हैं उनको बुलाकर ओपन एयर हियरिंग की थी। आप कोई भी सिटीजन इंडिया से ही नहीं, यूएस में भी बैठकर देख सकता है कि क्या उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, क्योंकि यही जी, यूएसए में भी कहा गया कि इलेक्शंस मैनिपुलेट हो रहे हैं, कि जी, रशिया वहां से मैनिपुलेट कर, कोई हैकिंग नहीं हुई थी, पर जी, मैनिपुलेशन हुआ कि व्हाट यू सी, आप फेसबुक पे कौन सी न्यूज देख रहे हैं वो उस पर आधारित है। जो एल्गोरिदम फेसबुक के जो आईटी सेल्स हैं, जो जो उनकी डिजाइनर्स हैं वो करते हैं, जी, तो इससे कुछ लोगों का फायदा होता है। तो इस जी, देश में अगर प्रजातंत्र को बकायदा रखना है, जी, और जो हमारे देश का जो कल्चर है जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के नाम से कहलाए जाते हैं, हमारी हर तरफ ये चर्चा होती है कि हम लोग डिबेट करते हैं, डिसेंट करते हैं, पर हम लोग डिसीजन भी लेते हैं। तो वो जी, डिबेट और डिसेंट का जो स्पेस है उसको खत्म करने का काम ये माध्यम कर रहे हैं। हाल ही जी, में अभी कुछ आज ही जैसे मेरे ट्विटर पे मैंने देखा कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं बिहार जा रही हूँ, पटना जा रही हूँ, तो जी, किसी एक ट्विटर अकाउंट ने उसको लेकर थ्रेट दिया कि हुँ, आप देखिए, जैसे आपने जो जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी उसमें हत्या हुई है, वो अभी तक ये लोग सीबीआई को भी मानने को तैयार नहीं है, एम्स की रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है, यानी झूठ इस तरह फैल चुका है कि वो मुझे ही थ्रेट देने लग गए कि आप आइए जी, पटना, हम आपको दिखाते हैं। तो जी, ये आने वाले समय में बहुत सा, हमारी तो आवाजें हैं, हम आवाज उठा सकते हैं,
जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं या उनके पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे वो इस तरीके के खतरा बता सके कि उनके ऊपर खतरा है। बिल्कुल। जर्नलिस्ट हमारे भाई बहन हैं जो कितना इसका शिकार हुए हैं और उनपे अटैक्स हुए हैं, ओपन अटैक्स हुए हैं और कुछ पक्ष उनको सपोर्ट करते हुए पाए गए हैं। तो जी, आने वाले समय के लिए मैं मानती हूँ कि बेस्ट ये होगा, क्योंकि हम इतना बड़ा मार्केट दे रहे हैं, हमारे लिए इनके लिए ये प्रॉफिट जनरेशन और रेवेन्यू मॉडल का एक हिस्सा बनेगा। ये डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, अगर उसको सही मायने में सक्सेसफुल बनाना है, हमें अपनी जो सिस्टम्स हैं उनको पुख्ता करने पड़ेंगे, मजबूती लानी पड़ेगी और बिल्कुल ये झिझकना नहीं होगा कि हम एक ये जो प्लेटफॉर्म्स है हम उनसे अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहे हैं। जी, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अगर उनसे फ्री एंड फेयर तरीके से उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप लोग हमारे इंडियन लॉज के अनुसार काम करें, सिर्फ इसको प्लेटफॉर्म ना बनाएं, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी आप लें। जी, वो अब तक ये कहकर निकल जाते हैं हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उस पे क्या आता है, हम मैसेंजर को क्यों आप शूट कर रहे हैं? जी, भाई साहब जी, आपने प्लेटफॉर्म को ऐसा मैसेंजर बना दिया जहाँ पे आप एल्गोरिदम मैनिपुलेट कर रहे हैं। जी, तो वो हमारे प्रजातंत्र के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है। आज हम कास्ट और रिलीजन के हिसाब से डिवाइड होते जा रहे हैं। ये आने वाले समय में मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री, आईटी मिनिस्टर सबको ध्यान देना होगा। जी, मैं कहती हूँ कि एंग्री लेटर्स लिखने से फायदा नहीं है, जी, आपको बकायदा उस पे पालन करना होगा। अभी जी, हाल ही में ले ले की टेरिटरी को उन्होंने चाइना में बता दिया। जी, हम चाइना में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जवान वहां पे खड़े हुए हैं और एकदम हिम्मत से खड़े हुए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी, और दूसरी तरफ आप चुपके चुपके आप ले को चाइना में करते हैं। अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया होता तो जी, चाइना का तो ये रहा ही है, वो कार्टोग्राफी से अपनी एक्सपेंशन करते हैं, मैप्स बदल बदल कर अपने एक्सपेंशन कर चुके हैं, इतिहास रहा है उनका। तो जी, इस इतिहास में इनको और मजबूत करने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करते हैं, ये काम करना, उनसे अकाउंटेबिलिटी सीख करना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं जहाँ पे मुझे जी, लगता जी। है नहीं नहीं क्या। और जैसा कि आपने कहा कि अभी आपने उदाहरण भी दिया कि जैसे यूएस में खुली सुनवाई हुई, यहाँ पर आपने भी ज़िक्र भी किया लेकिन संसदीय समितियाँ बुलाती हैं इनको तो ये लोग आते नहीं हैं। तो ये लगता है कि इनको और ज़्यादा कुछ कानूनी दायरे में बाँधना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के एक सेशन में आए, जरूर आए थे, मुझे ध्यान है कि एक आईटी मिनिस्ट्री की जहाँ पे शशि थरूर जी उसको चेयर करते हैं, उसमें जी, आए थे। पर जी, वो लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। जी, वो जिम्मेदारी देखिए, अभी जो हमारे लॉज हैं, जो गाइडलाइंस हैं इंडिया में ऑपरेट करने के, अब तक गाइडलाइन ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स, ये कह सकते हैं ये इंडिया, इनके सर्वर्स अब्रॉड हैं, इनकी प्लेटफॉर्म की जो सर्विस है वो बस जी, मैसेंजर की है। जी, तो आप उस पे क्या लिखते हैं वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पर जी, ये सोचना ही अब गलत है, क्योंकि अब हम जब फोर्थ रेवोल्यूशन की बात करते हैं उसमें हुँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जब दुनिया भर में हो रहा है तो मैं मानती हूँ केंद्र सरकार इसको में राजनीति से ना जुड़कर जी, देश हित में अगर देखेगी, और अगर डिजिटल इंडिया के लिए सच में आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं और देश के सारे लोगों के तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाना चाहते हैं, तो ये गाइडलाइंस इन प्लेस होना जरूरी है। आपका डेटा ले लिया जाता है, आपको पता नहीं चलता है, जी, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ शॉपिंग करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सारा डेटा इन लोगों के पास होता है, जिसके जी, आधार पे आपका एल्गोरिदम डिसाइड होता है। एल्गोरिदम डिसाइड करती है आप क्या न्यूज पढ़ेंगे, क्या न्यूज नहीं पढ़ेंगे। तो जी, ये पूरा जो ध्रुवीकरण हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये प्लेटफॉर्म्स है। तो या मैं मानती हूँ कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और हर जी, तरफ को की, हर स्टेक होल्डर्स की सुनवाई कर कर, राजनीति से परे होकर, राजनीति से उभर कर जी, देश हित के और देश हित की प्रजातंत्र के लिए सोचना चाहिए। जी। नहीं वाक़ई में आपने काफ़ी सारगर्भित चीज़ें कही और ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया में जो बुराइयाँ व्याप्त हो गई हैं, उनसे कैसे हल पाया जा सकता है और ये ज़िम्मेदारी आप लोगों पर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप संसद में मुखर आवाज़ भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप इस दिशा में आगे भी और प्रयास करेंगी, प्रयास करती हैं आप। हम देखते हैं आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं और
विभिन्न आपने जैसा कि पत्रों का भी ज़िक्र किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस दिशा में और प्रयास करेंगी। आज की इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ी हैं और मैं स आपकी व्यस्तता समझता हूँ कि आपने हमारा स लिए समय निकाला, इसके लिए आपके आभारी भी हैं। और अब मैं अगली चर्चा के लिए मैं जानता हूँ कि शाजिया जी को भी कहीं शायद उन्होंने भी पहले बताया है। तो मैं वैसे अभी हमारे प्रोफ़ेसर केजी सुरेश जी भी लाइन पर हैं, लेकिन मैं शाजिया जी आपको आमंत्रित करता हूँ, जो विषय है, इस विषय को आप कैसे देखती हैं? ख़ास तौर पर एक महिला होने के नाते जैसे भी प्रियंका जी ने भी कहा कि मैं पटना जा रही हूँ और ये बात सुनते के साथ ही लोगों ने इस तरीके के कमेंट्स करने शुरू कर दिए। तो ख़ास तौर पे एक महिला होने के नाते आपको जब ऐसे माहौल से गुज़रना पड़ता है, तब क्या लगता है कि ये डिजिटल मीडिया की जो हम इसको एक बहुत बड़ा पावर समझते हैं, ये एक दैत्य के रूप में उभर रहा है? सबसे पहले तो आपको, प्रभा साक्षी की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएँ। 19वाँ साल है, आपने जो उसकी पूरी जो शुद्धता है भाषा की वो बरकरार रखी है सालों-साल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो भी क्षेत्रीय आपकी भाषाएँ हैं, वहाँ पे भी आपका वेबसाइट जो है इतना बढ़िया काम कर रहा है कि सच को सच की सच्चाई के साथ, हौसले के साथ और भाषा की जो प्योरिटी होती है, जो शुद्धता होती है, जो जो खालिस भाषा का जो 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 एक एक जो एक प्रिस्टीन इसकी जो ग्लोरी होती है, जो वो आपने बार-बार आपने उसको बरकरार रखा है, कायम रखा है। इसके लिए ख़ास तौर से मैं आप पूरी प्रभा साक्षी की जितनी जी, भी बहुत टीमें धन्यवाद। हैं, नीरज जी आप सब देखते हैं, लेकिन सारे जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, आपकी बहुत बड़ी टीमें मैं जानती हूँ और वो बहुत छोटे-छोटे शहरों में, कस्बों से, तहसीलों तक की खबरें आती हैं, ये मैं जानती हूँ जी, और जी। ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा काम ये आप कर रहे हैं। क्योंकि कम से कम उन जगहों से खबरें आ रही हैं, जी, तो प्रचलित हो रही है, वहाँ की भी कहानियाँ भी व्यापक हो रही हैं और सही तरह से हो रही हैं। और एक तरह से ये भी एक काउंटर है फेक न्यूज़ का, कि जी, कुछ विश्वसनीय चैनल जो हैं लगातार लोकल जो खबरें जो गलत होती हैं या फिर पैसे की उगाही के लिए या एक्सटॉर्शन के लिए बहुत सारी खबरें आती हैं, आप जानते हैं। जी, नीरज जी। जी, छोटे शहरों में भी होता है, बड़े शहरों में भी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो इन बिल्कुल। सब के खिलाफ एक एक काउंटर की तरह आप लोग खड़े हुए हैं, एक सिपाहियों की तरह, तो इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और लगातार आप लोग यही काम करते रहें, निरंतर जी, रूप से, अच्छे से। तो बहुत जी, सारे मेरी शुभकामनाएँ। दूसरा जी, जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, जी, आप सही कह रहे हैं। अगर आप महिला हैं, आप जी, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो जी, देखिए वर्क प्लेस की हर जगह एक तो विशाखा कमिटी है, हर एक जी। ऑफ़िस के लिए है, गाइडलाइंस हैं। बिल्कुल, अब आप देखिए हम लोग जैसे हैं कोविड के दौरान हमारा काम तो स्काइप पर है, ज़ूम पर है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है। तो जी, ट्विटर और फेसबुक भी हमारी वर्क प्लेस हैं जी, और उस वर्क प्लेस में क्या कोई हमें प्रोटेक्ट कर पा रहा है? हम नहीं चाहते हैं प्रोटेक्शन, लेकिन हम जी, चाहते हैं कम से कम जो भद्दे अपशब्द हमें सुनने को मिलते हैं और मैं तो जी, बाकायदा इसको लेकर मैंने तो साइबर क्राइम सेल में भी गई हूँ मैं। जी, और मैंने एक कुछ खास पार्टी के लोग बिकॉज़ पॉलिटिकली ये होता है ज़्यादातर, जी, तो जी, जो जिस तरह से उन्होंने दी भद्दी भाषा का और बदतमीज़ी का मुज़ाहिरा किया जी, तो उसके खिलाफ मैंने ना सिर्फ आवाज़ उठाई लेकिन मैंने केस तक फाइल किया। जी, लेकिन उन्होंने जल्दी-जल्दी अपने ट्विटर हैंडल्स को वो कर लिया। तो मैं चाहती हूँ कम से कम गाइडलाइंस के तौर पर और उसमें इसके लिए मैंने ट्विटर इंटरनेशनल में भी बात की है और उनका भी एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, तो उसमें बात की है कि जी, कम से कम जो अब और एल्गोरिदम कोई बहुत आपको खास इसके लिए नहीं चाहिए। जी, जहाँ पे भी आप गंदे शब्द होते हैं हिंदी के या किसी भी भाषा के, अंग्रेज़ी के और जी, आप महिलाओं के अकाउंट देखते हैं, जी, आप उनको खुद से ब्लॉक कर सकते हैं या हटा सकते हैं। जी, इससे पहले कि मैं उसको देखूँ या परेशान हूँ या मुझे जो लोग फॉलो करते हैं या देखते हैं वो मेरे लिए बोलें या ना बोलें, उसकी नौबत ही क्यों आए? हमें लड़ना बिल्कुल, ही क्यों पड़े? क्यों जी, पहले से ही ऐसा ना हो कि हम जो हैं, जो हमारी वर्क प्लेस है, वहाँ पे हम सुरक्षित हों, जी, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, चाहे हमारी जो भी विचारधारा हो, लेफ्ट हो, अल्ट्रा लेफ्ट हो, राइट हो, अल्ट्रा राइट हो, सेंटर हो। जी, खैर मैं तो मानती हूँ कि क्योंकि भाजपा ही राइट है और भाजपा का जो जो लड़ाई है अब वो अल्ट्रा लेफ्ट से है या जी, फिर आगे जाकर अल्ट्रा राइट जो है उससे हो सकती है। तो मैं जी, तो अपने को बिल्कुल सेंट्रिस्ट ही मानती हूँ।
तो जी, मुझे लगता है कि सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी जी, विचारधारा क्या है। जी, ज़रूरी ये है कि आप महिला के तौर पर या पुरुष के तौर पर भी कुछ चीज़ें जो हैं, जो आपका अधिकार है कहना, उसके खिलाफ जब गंदी बातें और पर्सनल कमेंट्स लिखे जाएँ, और तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हर वर्क प्लेस के लिए गाइडलाइंस हैं, तो ये भी हो, और जी, इसके लिए इंटरनेशनली हमें देखना पड़ेगा। जी, दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि मैं खुद फेसबुक इंडिया के खिलाफ एक केस फाइल करने जा रही हूँ, जी, क्योंकि मेरे फेसबुक के इंडिया के पेज में भी मैंने देखा कि कुछ बहुत ही भद्दी चीज़ें की गई। मैंने जी, बार-बार मुझे लिखना पड़ा उनको, और कुछ किसी ने कुछ मॉर्फ करके वीडियोज़ डाले और मैं इतनी परेशान रही। जी, एक तो वो हुआ, दूसरा बार-बार वहाँ पे इश्तिहारात आ रहे हैं चीज़ें खरीदने के। तो जी, घर के लोगों ने या मैंने कुछ खरीदा, पता चला वो वेबसाइट्स चाइनीज़ थे और वो हटा दिए गए। यानी कि आपसे 60, 70 या $100 ले लिए गए, जी, और आप वो साइट्स हटा दिए गए। तो मैं कल ही वो केस कर रही हूँ, एक जी, पीआईएल करूँगी इस सिलसिले में। जी, तो मैं आपको बता दूँ, तो जी, ये आपके लिए खबर भी है। जी, 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 क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी है। तीसरी बात, जो मैं आपने टीआरपीज़ की बात कही, तो मैं आपको जी, बता दूँ, मैं उस 2003 में स्टार न्यूज़ जब शुरुआत हुई, तो वो अकेला चैनल था जो आज तक की एक मोनोपोली थी 2001 से 2 ही साल की। जी, वो जी, पहला 24/7 चैनल था। जी, केजी सुरेश जी जानते होंगे उसके बारे में हम मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर। मैं एंकर थी, मैं डेब्यू एंकर थी स्टार की। जी, तो पहली शुरुआती दौर में, सुरेश जी आपको याद है वो दौर क्या था? तो जी, डेब्यू एंकर के तौर पर जब स्टार न्यूज़ की शुरुआत हुई तो मैं थी। अब लगातार हम लोग लड़ते थे ज़ाहिर है आज तक, बल्कि पूरी आज तक की पुरानी टीम ही हमारे साथ काम कर रही थी, तो एक वो जी, दोस्ताना रिश्ता भी था, लेकिन एक एक प्रतिस्पर्धा थी। जी, अब हम आपको बताएँ, मैंने आर्टिकल भी लिखा है, 3 बार हम लोग ने उनको बीट किया। जी, एक आश्रम की कहानी थी कि कैसे कुछ बच्चे हैं जो आश्रम में हैं, और वो अपने उनके उनके माँ-बाप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, और आश्रम जो चला रहे हैं, उनका दबदबा पूरी तरह बच्चों पर है, और बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं खुद के अपने माँ-बाप से। एक जी, तो ये हुआ। दूसरी स्टोरी थी दाऊद इब्राहिम की, एक फुटेज है, आपको याद है कि बार-बार वो शारजाह में जो मैच वाली फुटेज है, बिल्कुल, एक बिल्कुल, बिल्कुल, फोटोग्राफ है, वही बार-बार दिखाई देता था। जी, तो जी, हमारे एक बहुत शानदार रिपोर्टर थे स्टार न्यूज़ के, वो लेकर आए उमेश कुमावत। उस उनको मिल गई वो फुटेज दाऊद इब्राहिम के यहाँ की घर की एक ही शादी की। तो जी, जब वो चला है वो, और मैं उसकी एंकर रही हूँ, तो आप जी, यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि पहली बार दाऊद इब्राहिम की चलते हुए, बोलते हुए, लोगों से मिलते हुए फुटेज आई। फिर जी, हमने बीट किया, और ये आज तक के जो सुप्रिया प्रसाद भी कहते हैं, हँसते हैं, कहते हैं, "हाँ, शाज़िया तुम रही हो वो एंकर जिसने हमको।" तो एक बहुत ही एक दोस्ताना रिश्ता भी रहा था, और कॉम्पिटिशन था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जी, वो हमने तो कभी नहीं देखा। क्योंकि जी, मैं बुनियादी दौर के एंकरों में से रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल, थोड़ा कुछ आइडिया है, और एंकर से फिर एक्टिविस्ट, और अब मैं राजनीति में हूँ। तो मैं जी, इसको समझती हूँ, ये मेरा मेरा इलाका है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसको आप मेरा इलाका समझ सकते हैं, ये। जी, और आज ही आपने सुना होगा प्रकाश जी को, जो इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा में बोल रहे थे, जी, जी, आइडिया एक्सचेंज में बोल रहे थे, कि देखिए गवर्नमेंट ज़्यादा रेगुलेट नहीं कर सकती, और जब रेगुलेशन की बात पहले उठी थी 10 साल पहले, तो बार का की बात हुई, क्योंकि टैम रेटिंग्स में यकीन नहीं था। तो जी, बीएआरसी जो है, वो बाकायदा, और उसमें एनबीए, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स अथॉरिटी के जो एडिटर्स हैं, वो सब उसमें शामिल हैं, और जी, सब लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। जी, अब यहाँ पे 45,000 45,000 मीटर्स हैं जो अलग-अलग जगह में लगे हैं। जी, अब उन सबके साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं है। जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जैसे कि ईवीएम की बात है, अब जी, ईवीएम में अगर आपके मर्ज़ी से आ जाता है ईवीएम, तो जी, आप क्या कहते हैं कि अरे वाह! ईवीएम बड़ा अच्छा काम करते हैं, और ईवीएम में कोई जी, गड़बड़ी नहीं है, और ये सब बिल्कुल, है। लेकिन ज़रा-सा हो जाता है तो ईवीएम में घोटाला है। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें ऐसा भी रोना नहीं करना चाहिए, जी, और कई कई साल, अगर सालों-साल अगर एक चैनल नंबर 1 रहा है, और अगर कोई नया चैनल आ रहा है जो एक दूसरी विचारधारा की बात कर रहा है, जी, हो सकता है उसका तरीका बहुत आक्रामक हो, जी, और बहुत ही ज़्यादा शोर-शराबे से भरा हो। जी, लेकिन क्या उसकी खबरों में कोई खोट है? जी, ए, तो ये देखना है। तो बिल्कुल, कंटेंट क्या है और फॉर्म प्रस्तुतिकरण क्या अलग है? हो सकता है। जी, तो जी, तरीका पेश करने का अलग हो सकता है। जी, उसको लेकर आपकी और हमारी अलग-अलग सोच हो सकती है। एक वो सब्जेक्टिव बायस है वो।
जी, लेकिन जो खबर असल में है, उस खबर में तो क्या खोट है, वो क्या फेक है। अगर जी, खबर में खोट नहीं है, लेकिन जो प्रदर्शन उसका उसको दिखाने का तरीका जो है, जो उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो वो अलग बात है। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि कोई इंसान क्यों चीख-चिल्ला रहा है इतना ज़्यादा, जी, ताल ठोक इतना ज़्यादा क्यों मेज़ को पीट रहा है, लेकिन क्या खबर सही है? खबर तो जी, है सही। तो जब तक आप अक्रेडिटेड हैं बतौर जर्नलिस्ट, आप अपनी बात को, यानी कि अपने कंटेंट को किसी भी फॉर्म में कह सकते हैं। जी, आप समझ रहे हो? तो फॉर्म और कंटेंट, मैं क्या कह रही हूँ और मैं किस तरह से कह रही हूँ। तो जी, जो मैं कह रही हूँ, क्या उसमें कोई खोट है या गलती है जी, या खामी है? लेकिन किस तरह से कह रही हूँ, तो आपको बड़ी आपकी अलग-अलग राय होगी कि भई बिल्कुल। प्रियंका जी ने ऐसी बात रखी, शाज़िया जी ऐसे बोल रही हैं। सबका जी, अपना तरीका है। सबका अपना तरीका कोई है। धीमे बोलता है, कोई मुहज़्ज़ब होता है, कोई ज़्यादा चिल्लाता है। जी, तो जब से वो आया है, तो मुझे लगता है कि हमें इस सब का रोना-पीटना नहीं करना चाहिए और एक बड़े दिल के साथ कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए। लेकिन जो गंदगी हम देख रहे हैं आज के दौर में, और हम देख रहे हैं कि एक मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन के लोगों को, जी, साधारण जो कैमरामैन है वहाँ पे और जी, जो एडिटर्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों एफआईआर हुई जा रही है और कोई जी, बोल नहीं रहा है। जी, और एडिटर्स गिल्ड एक हमारा है, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि उसके जो जो चुने भी जाते हैं लोग, उनका उनका जर्नलिज़्म से ताल्लुक था 20 साल पहले, जी। तो पर वो बना दिए जाते ये हैं। भी एक हाँ, मतलब 20 साल पहले जी, उन्होंने कुछ लिखा होगा जी। और उनकी कोई माफ़ कीजिएगा, मैं बड़े खुले तौर पर अपनी बात को रख रही हूँ और मैं जी, नहीं, मेरा नहीं, यही बिल्कुल, बिल्कुल तरीका सही। है। जी, नहीं तो मतलब उन्होंने अगर 20 साल पहले कोई स्टोरी ब्रेक की होगी या जी, कुछ खास एडिटोरियल पीस रहा होगा, तो जी, उस बिना पर और अब क्यों बस सिर्फ़ इसलिए कि आप एक इकोसिस्टम से आते हैं, जी, एक विचारधारा आपकी है, तो क्या सिर्फ़ इसलिए हम वो कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ़ अपनी विचारधारा है कि हम भी हैं? जी, क्या हम सिर्फ़ इतने लेफ्टिस्ट हो गए हैं कि हम होना हमारा हम होना ही खत्म हो गया है? जी, क्या हमारी पूरे जीवन का स्पेक्ट्रम, सोचने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, किताबों का चयन, अल्फाज़ का चयन, विचारों का चयन पूरी तरह से निर्भर करता है कि हमारी विचारधारा क्या है? मतलब ये तो हमने को अपने को बहुत ही सिकोड़ कर रख लिया है। जी, दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है, संसार तो बहुत बड़ा है, क्या कुछ है इसमें? अब हर बिल्कुल। चीज़ को आप, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो टीआरपी हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, आप हर चीज़ को अगर इसी विचारधारा के बहुत ही सिकुड़े हुए साँचे में ढाल कर देखेंगे, तो आप बहुत ही अब सीमित हो जाएँगे। सीमित हो मुझे जाएँगे। लगता है हमें इतना सीमित नहीं होना चाहिए। जी, हमें और फैलने की, अलग-अलग दिशाओं में बढ़ने की ज़रूरत है। हम सबको इंडिविजुअल्स के तौर पर भी और मीडिया ऑर्गनाइज़ेशंस और ऑनलाइन एडिशंस हो चाहे आपके या वेबसाइट्स हों, उन सबको। क्योंकि जी, हम लोग बहुत ज़्यादा इस ये या हम, मतलब वो या हम, अस जी, एंड देम, या जी, तो वो या हम, जी, उससे हमें निकलना पड़ेगा। क्यों बिल्कुल। ऐसी कोई बात तो उसने भी कही होगी जो मुझे पसंद आ रही है। जी, ऐसी कोई बात हमारे लोगों ने भी कुछ कही होगी जिसमें कुछ गलत है। जी, जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम जी, निष्पक्षता की तरफ नहीं बढ़ सकते। नहीं और बढ़ेंगे। सबसे बड़ी जो आज के दौर पर क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को लेकर सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं, वो जी, बस यही है। क्योंकि हम समझ सकते हैं, और इसीलिए मुझे प्रभा साक्षी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि विचारों से ज़्यादा खबर की पकड़, सही बात खबर सही है। बहुत ज़रूरी है। और आप जी, सब तरफ की बात करते हैं और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी, सब तरह के लोग सब जगह हैं। जी, तो अपने को इतना ज़्यादा बाँध के रख लेना कि हम उसी खबर को चलाएँगे जो हमारी विचारधारा से मिलती-जुलती है, या जिससे हमें ज़्यादा हम जिसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और बुराई कर सकते हैं एक पार्टी की, और सुबह उठकर सोचना कि ये एजेंडा होगा हमारा और जी, ढूँढेंगे हम खबरों में किस तरह से हम पकड़ें इस प्रधानमंत्री को या इस जी, फला-फला मुख्यमंत्री को। ओ हो! फिर हम खबरों को निकालेंगे, फिर हम उसमें तड़का लगाएँगे और बहुत जी, प्यारे तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से, शालीन तरीके से पेश करेंगे और जी, कहेंगे देखो ये तो निष्पक्षता है। कितने दुष्ट लोग आ गए हैं हमारे देश में। क्या हो जी, रहा है हमारे देश में? जी, लेकिन वैसे ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप वाक़ई में
एक सच्चे और निर्भीक पत्रकार हैं और आपको खबरों से आपका वो है से मोहब्बत है और जी, खबरों की सच्चाइयों से की सच्चाई से मोहब्बत आपको ज्यादा है बजाय जी, अपने या अपने मामा चाचा पिताजी या घर वालों की विचारधारा से। जी, तो आप जो है खबरों की सच्चाई में जाएंगे और आप ये देखेंगे भी नहीं कि कौन सा वो प्रदेश है और कौन उसका मुख्यमंत्री है और कहाँ उसका शासन है। जी, जी, और आप अगर रेप होगा या मर्डर होगा, आप ये नहीं देखेंगे कौन सा प्रदेश है वो जी, या कौन। आप बराबर से हर बार जब वो खबर आएगी, आपका आपका दिल दहलना चाहिए। आपको चाहिए कि उसकी बात करें क्योंकि आप लगातार अगर उसको कवर करते हैं और फर्क जी, नहीं पड़ता कि वो यूपी हो या राजस्थान हो, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अब वो खबर दिखानी चाहिए और जी, आड़े हाथ बिल्कुल, लेना चाहिए जो भी वहां पे सत्ताधारी पार्टी हो या अफसर हो, किसी भी बिल्कुल। तरह से। तो मुझे लगता है कि भाई पॉलिटिशियन से ज्यादा, नेताओं से ज्यादा पत्रकार नेता बने हुए हैं जी, और ये सही ये बहुत बात तो है। तकलीफदेह है। जी, ये बहुत तकलीफदेह है ये बात। भाई जी, नेता हम लोग आ गए, हम देखिए हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप जी, लोग तो पत्रकार बने रहिए। जी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, कई बार बड़े फोरम्स होते हैं और जो बाकी पत्रकार इतने ज्यादा किसी एक पार्टी के खिलाफ बोल रहे होते हैं और मैं जो कि एक पार्टी से हूं, मैं उस पार्टी की हिमायत में ज्यादा नहीं बोलती हूँ। मैं उस मौजू जो है या विषय जो है जी, उसी पर सीमित तरीके से अपने पक्ष को रखती हूँ। मुझे जी, जरूरत नहीं महसूस होती हर बात अपनी विचारधारा को दिखाने की, क्योंकि जी, वो एक तरह से अंडरस्टूड है। जी, जो सवाल पूछा गया मैं उसी का जवाब दूं। तो जी, खैर ये मैं कहना चाह रही थी आपसे कि पत्रकारिता में जो नेतागिरी आ गई है और जी, जो बिल्कुल ही संकुचित सोच हो गई है, ये या वो या मैं, इस तरह बिल्कुल से उससे हम लोग हमें अलग हैं हमें वो लोग अलग हैं, अस एंड बिल्कुल, देम जो हो गया जी, है। ओ हो लेफ्ट और राइट। और अब जी, तो अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा राइट की भी लड़ाई चल रही है और कौन किधर है इतना उसको लेकर कंफ्यूजन है। और अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे टाइम आज के वेस्ट दौर करते हैं। पर तो सब जी, एक दूसरे के खिलाफ भी लिख रहे हैं क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल, में भी लड़ाइयां अंदर की भी हो रही हैं। जी, तो जो व्यूअर है, जो आपका छात्र है, जो नया करियर बनाना चाह रहा है अपने लिए या छात्रा है, और कोई भी इंसान, क्योंकि अब कोई भी पत्रकार बन सकता है, इतना जी, मुश्किल नहीं है। वो जी, मोनोपोली नहीं है कुछ बहुत ही उन लोगों की, विद्वान लोगों की जो ज़हीन महीन बातें करते थे, कुछ अलग ही तरीके से लिखते थे। अब जी, आम इंसान अपने अपने ढंग से लिख सकता है खबर को और छोटा सा वेबसाइट चला सकता है, पोर्टल, जी, कुछ जी, पैसे रेज कर सकता है और जी, बता सकता है आसपास की खबरें या जो उसका है। तो जो उसका तो वो ध्यान दे भाषा पर कि किस तरह जी, से वो अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अपनी खुद की भाषा है, उसकी शुद्धता बरकरार रखे। अंग्रेजी लिखे तो अंग्रेजी भी वैसी ही हो, जाहिर बिल्कुल, सी बात है। हिंदी जी, हो तो हिंदी हिंदी की तरह हो, अंग्रेजी अंग्रेजी की तरह हो, उर्दू उर्दू की तरह हो, जी, उसको वही रहने दिया जाए। ये तो इतना ज्यादा मिश्रण मिश्रण जो है उससे बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है दिक्कत होती है। दिक्कत और होती है। कुछ लोगों को वो अच्छा भी लगता है, तो वो मेरा सब्जेक्टिव बायस आप कह सकते हैं। जी, जी, नहीं, देखिए नहीं, मैं अपने वाक़ई में आप आज पर भी वो लागू करती हूँ, जी, वही मापदंड। तो आप जी, मेरी जी, ऑब्जेक्टिविटी का प्रमाण अभी देख रहे हैं जिस तरह से मैं जी, बोल रही हूँ। जी, 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 लेकिन टीआरपी की बात को लेकर मुझे लगता नहीं है कि अगर सालों साल एक चैनल रहा है और अब एक और चैनल आकर आप एक चैलेंज कर रहा है तो इतना बुरा मानना चाहिए पूरा और पूरे सिस्टम को नकार देना चाहिए। यही जी, हुआ था ईवीएम को लेकर, हुआ क्या? अब बाक पूरी तरह से इसे सपोर्ट करता है। आप जी, एक दो जगह के टाइम मीटर से अगर छेड़छाड़ कर भी देंगे तो आप लगातार 45,000 मीटर जो पूरे देश में है उनके साथ नहीं कर सकते और जी, एक साथ 10 हफ्तों तक नहीं कर सकते। और देखिए जो लीडर होता है ना, उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है छेड़छाड़ करने में, क्योंकि वो तो लीडरशिप ले रहा है। जी, क्योंकि अगर जब तक कुछ स्टेक पे नहीं होगा तब तक आपको आपके लिए जब तक कुछ खोने को नहीं होगा तब तक आप कुछ करना नहीं चाहेंगे। तो जब स्टेक क्या है? स्टेक है इश्तिहार जो आते हैं। जी, स्टेक क्या है? आई बॉल्स, कितने लोग देख रहे हैं। जी, और आप देखिए कि ये हिंदी समाचार ही जो है बहुत सारे मीडिया कंपनीज की रोटी है। जी, और सही बात है। अंग्रेजी से नहीं आता है पैसा, जी, हिंदी से आता है पैसा, जो एडवर्टाइजर्स रेवेन्यू है। तो ये जी, लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की है, उसके तरीके बताने के। अंदाजे बयां कुछ भी हो सकता है भाई नीरज।
बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन खबर देखनी है कि नहीं। कंटेंट में क्या कोई गड़बड़ है। मैं क्योंकि पत्रकार रही हूँ, वही मैं जानती हूँ। जी। तो मैं खबर को देखूँगी कि खबर में क्या गलती निकाल सकती हूँ। जी। खबर सही है, तो अंदाज़े-बयाँ अलग-अलग हो सकता है, अलग-अलग तरीके से आप पेश करें। तो मैं फिर से खबर पर जाऊँगी और उसकी सच्चाई पर, जी। कि अगर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, निकाले गए हैं, उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, वो तो फेक कहानी नहीं है। अ, इस तरह से मैं देखूँगी। जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो एफआईआर नंबर्स हैं, वो क्या सही हैं? हुँ, हुँ। क्या एसपी वहाँ का उसने बाकायदा ये कहा है? जी। कि उसके बाद भी एक और बयान आया है, जो कुछ और कह रहा है, लेकिन हम पुराने बयान पर ही अपनी पूरी कहानी को और एडिटोरियल को बेस कर रहे हैं। तो जी। मैं उसमें नीरज क्योंकि जी, खबर मुझे से मेरा जाना है। ताल्लुक रहा है, तो मैं अच्छा, हाँ, बस चाहूँगी सुप्रिया कि जी आपको बस जी, जी। नहीं, एक्चुअली हाँ, बस मैं सुन रही थी, बड़ी हाँ। दिलचस्प बातें कर रही थी शाज़िया जी। जी, जी। मैं बस थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बिहार में हूँ, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ, तो अगर आप लोग मेरा सेगमेंट कर लें और फिर मैं चले जाऊँ। मेरा सिर्फ जी। छोटी-सी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत इश्यू है, मैं बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हूँ। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तो आप आई जी, एम कीजिए। जी। सॉरी शाज़िया जी, सो आई हैव नो, टू जी, सुप्रिया, इंटरफेयर। गो अहेड जी। प्लीज़। अ, जी, हमारे साथ असल में प्रोफ़ेसर केजी सुरेश हैं, उनका भी रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे पास बार-बार। थोड़ा-सा बिल्कुल। समय हम उनको सुनेंगे। हमारे को अभी इस समय का जो वर्तमान माहौल है, उसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। प्रोफ़ेसर केजी सुरेश जी बहुत समय से वेट कर रहे हैं बल्कि। थोड़ा-सा हम केजी सुरेश जी को हम ज़रा सुन लें ज़रा। सर आपका स्वागत है केजी सुरेश जी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। आप सर आज के माहौल में आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रा उस पर हम सभी को संबोधित करें। आपका म्यूट पर है आप सुरेश आपका जी। म्यूट है सर। नमस्कार, धन्यवाद नीरज जी। सबसे जी, पहले आप आपको 19वें वर्षगांठ पर प्रभा साक्षी को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद अ, सर। हिंदी डिजिटल मीडिया का पर्यायवाची बन गया है प्रभा साक्षी। तो हिंदी डिजिटल मीडिया के नाम लेते हैं तो आप प्रभा साक्षी और कुछ अन्य नाम आपके ध्यान में आता है। और जी। पिछले वर्ष प्रत्यक्ष में आपके कार्यक्रम में उसमें शाज़िया दी भी थी। जी, हम लोगों ने भाग लिया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और जी। आज मैं भोपाल में हूँ और पता नहीं सब लोग सुप्रिया जी बिहार में हैं, शाजिया जी शायद दिल्ली में हैं। तो हम जी, सब अलग-अलग जगहों में होकर भी हम लोग जुड़ रहे हैं इस जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ सुप्रिया जी कैंपेन के बीच में हैं, तो उनको अभी वहाँ बैंडविड्थ का भी सवाल है। मैं 2-3 जी, बातें बस बहुत ही जल्दी से मैं बात रखना चाहता हूँ। जी, एक तो कि देखिए इश्यू है कि जैसे शाजिया जी ने भी कहा और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी कहा, जी, मुझे लगा कि दोनों जो जाने-पहचाने लोकप्रिय चेहरे हैं, दोनों ने जो है संकुचित और उस पक्ष से उठकर जी, मीडिया के जो एक विस्तृत चित्र है वो प्रस्तुत किया। जी, उन्होंने चिंता भी जताई। जी, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक तरह से चिंता है, जी, क्योंकि कोरोना के चलते एक संकट तो आर्थिक संकट तो मीडिया सामना कर रही है, जी। लेकिन ज्यादा बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। बिल्कुल, जहां बिल्कुल। लोगों का जो है विश्वसनीयता पर जो संकट है कि क्या पहले हम जब पढ़ते थे अखबार या कुछ, तो हम ये बोलते थे कि उसने क्या लिखा है। आज जी, मन में सवाल आता है कि क्यों लिखा है, उसका जी, मोटिव क्या है। जी, दिस बिल्कुल, डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाई, व्हाट बिल्कुल। somebody यस, has written and why somebody is writing, ये जी, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। जी, लगता है कि ये चिंता का विषय है और ऐसे में भी पत्रकारिता के नाम भी बहुत है। मैं बस जी, 2-3 फंडामेंटल बात कह के अपने वाणी को विराम देता हूं। जी, एक है कि देखिए ये शब्द से मुझे परहेज है फेक न्यूज, जी, इसलिए हमें भी हमारा भी दायित्व बनता है कि हम न्यूज को क्रेडिबिलिटी दें। जी, फेक न्यूज इज एन ऑक्सीमोरॉन। इफ इट इज फेक इट कैनॉट बी इट्स न्यूज, नॉट न्यूज़। एंड इफ इट इज बिल्कुल। न्यूज इट कैनॉट बी फेक। जी, न्यूज इज ए प्रोसेस्ड बिल्कुल, प्रोडक्ट। शाजिया जी, जी भी पत्रकार रह चुकी हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके एक सूचना को समाचार में परिवर्तित करते हैं। जी, उसके लिए चेकिंग, क्रॉस वेरिफिकेशन और बहुत कुछ करना पड़ता है। जी, स्लैंडर, लाइबल, डेफमेशन,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉ ऑफ द लैंड, सबको ध्यान में रख के हम न्यूज में परिवर्तित करते हैं। तो कोई कुछ भी अटके अफवाहें चला देता है, वो फेक न्यूज हम उसको कह देते हैं। तो न्यूज नहीं, इट इज लाइक द वर्ड फेक पुलिसमैन। ए पुलिसमैन is either a policeman or you have an imposter. You don't have a fake policeman. Similarly, news, you cannot have a fake news. You can call it fake content. You can call it misinformation. You can call it disinformation. ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसको फेक न्यूज शब्द से परहेज है। दूसरा, ये बहुत लूजली हम यूज कर रहे हैं ये शब्द सिटीजन जर्नलिस्ट। इसके वजह से भी डिजिटल में बहुत आज जो है दिक्कतें आ रही है। ये नागरिक पत्रकार, देखिए ये सिटीजन, आप सुना है नागरिक डॉक्टर, नागरिक इंजीनियर, कभी सुना नहीं होगा आपने, नागरिक चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सड़क चलता नहीं बन सकता है, कोई भी बैठे बैठे जो है इंजीनियर नहीं बन सकता है, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो किस तरीके से कोई भी पत्रकार बनेगा। मैं एक पत्रकारिता का देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चलाता हूं। इससे पहले मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक रह चुका हूं। हजारों बच्चे हमारे पूरे देश से हमारे साथ जुड़ते हैं। वो क्यों? वो फिर अगर मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्या है? अगर ऐसे ही कोई पत्रकार बन जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ प्रशिक्षक का कुछ मानक तय होने चाहिए कि कोई भी अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं कह सकता। ये भी एक कारण है कि आपका इतना ज्यादा फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि हम ट्रेनिंग जब देते हैं तो उसमें मीडिया एथिक्स की बात होती है, संविधान की बात होती है, और हम जो है मीडिया के लॉस के बारे में हम उनको बताते हैं। ये छात्रों को बताना बहुत जरूरी है जो मीडिया में जाते हैं, तो इसलिए ये आवश्यक है। इसलिए ये जो सिटीजन जर्नलिज्म, ये पश्चिम से आया हुआ एक टर्म है। मुझे लगता है कि हम उनको कह सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, हाँ, हम उनको कह सकते हैं कि टेक सिटीजन्स, सिटीजन कंटेंट क्रिएटर्स, ये बता सकते हैं। लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट, मुझे परहेज है इस शब्द से। जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है और इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। मानता हूं एक जमाने में बड़े बड़े पत्रकार कभी क्वालिफिकेशन नहीं रखा करते तो वैसे कौन सा पहले जमाने में एमबीबीएस होता था? नहीं होता था। पहले तो वैद्य ही आपका चिकित्सा करता था। तो अब तो बदल गया है, आज तकनीक बदल गया है, सब बदल गया है। देखिए इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट हैं। फैक्टिविस्ट की आवश्यकता है, एक्टिविस्ट की आवश्यकता नहीं है पत्रकारिता में। फैक्ट्स सेक्रेड है, साक्ष्य आधारित पत्रकारिता की आवश्यकता है, एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। इसके अभाव में आज हम देख रहे हैं कि चाहे, और ये सिर्फ राजनीतिक और वैचारिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, फेक कंटेंट, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन हर क्षेत्र में। हेल्थ के, आज कोरोना से सबसे ज्यादा पूरा विश्व प्रभावित है। सबसे ज्यादा WHO ने भी कहा है, UN ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन जो है हेल्थ को संबंधित है, सीधे सीधे मुझे और आपको प्रभावित करती है। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए फैक्टिविज्म के जगह, एक्टिविज्म के जगह फैक्टिविज्म की जरूरत है। और अंत में बहुत ज्यादा, नीरज जी, पक्षकार अब तैयार हो गए। हमें पक्षकारों की नहीं, पत्रकारों की आवश्यकता, पत्रकारों की जरूरत है। ये बहुत सबसे बड़ी जो चिंता आपने ये पक्षकार सब तैयार हो गए हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि वी हैव मोर निष्पक्ष। देखिए मैंने अपना करियर का शुरुआत पीटीआई से कराया था, और वहां उस वक्त हम तीन चीजें हमारे लिए मूल मंत्र थे: एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्पीड। एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी, जो एक तटस्थता की आवश्यकता थी, एक निष्पक्षता की आवश्यकता थी, एक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता थी, वो कहीं ना कहीं जो है नदारद है। मुझे लगता है कि उसको वापस करने की जरूरत है। और जो भगवान बुद्ध ने हमको मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया था, मुझे लगता है कि आज भी वो पत्रकारिता के लिए भी उतना ही जो है प्रासंगिक है, मध्यम मार्ग का, जहां हम जो है, हम किसी एक्सट्रीम में ना जाकर पत्रकारिता धर्म, उसको जो है हम पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें पुनः महात्मा गांधी के पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जहां पत्रकारिता का उद्देश्य समाज से सरोकार रखने वाला है। तभी जाके उसमें विश्वसनीयता बनेगा। जब तक वो निष्पक्ष नहीं होगा, जब तक, और अंत में ये आलोचना करना बहुत आसान होता है। हमारे जो दर्शक वर्ग हैं और पाठक वर्ग हैं और श्रोता वर्ग हैं,
इनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि 400 रुपए का अगर आप पॉपकॉर्न खरीद के खा सकते हैं मल्टीप्लेक्स में, जी तो थोड़ा खर्चा स्वतंत्र मीडिया के लिए भी खर्चा करना होगा। जी आप 4 रुपए में आप ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया जो है, जो विज्ञापन पर डिपेंडेंट है, कॉरपोरेट पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, वो जी मीडिया आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार दिखाएगी। तो मुझे लगता है हम नेटफ्लिक्स पे खर्च कर सकते हैं 200 रुपए महीने, लेकिन जी मुझे लगता है कि स्वतंत्र सूचना के लिए भी, निष्पक्ष सूचना के लिए भी कुछ हमें करना प्रभा चाहिए। साक्षी जैसे जो पोर्टल है, इनको समर्थन करने की आवश्यकता है, तभी जी जाके विश्वसनीयता का स्तर बढ़ेगा। मुझे ये पूरा विश्वास है। आपको फिर से अनंत शुभकामनाएं इस 19वें धन्यवाद। वर्षगांठ के अवसर पर, और इसी जी तरह निष्पक्षता और जिसे कहते हैं कि तथ्य आधारित पत्रकारिता, जी इस यात्रा पर आप आगे भी सफल हो, ये मेरा पूरा विश्वास भी है, और आपको शुभकामनाएं भी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुप्रिया जी, आपको भी काफी वेट करना पड़ा। हम चाहेंगे, क्योंकि आप भी पत्रकारिता से अब राजनीति में आई हैं, क्या जी फर्क हाँ। देख रही हैं? और पहले तो मैं आपको फर्क जानना चाहूंगा, क्या आपको अब अपनी नई भूमिका में आप पिछली भूमिका से क्या अंतर देखती हैं? और वाकई में जब आप पत्रकार थी और आज आप देखिए कि बहुत आसान होता है, जैसा अभी प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने भी जिक्र किया कि आलोचना करना बड़ा आसान होता है। अगर आपने आज किसी सरकार के पक्ष में कोई खबर लिखी है, तो नीचे कमेंट में आएगा कि गोदी मीडिया। आपने अगर कांग्रेस नेता के पक्ष में कोई खबर लिख दी है, तो आपके लिए कोई नीचे आएगा कि कितने में बिके। तो मतलब ये एक ट्रेंड बन गया है कि किसी को भी बस बिकाऊ बोल दो। जी हाँ, धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो आपको 19 साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि निष्पक्ष पत्रकारिता इस देश में समाप्त नहीं होगी। खतरे में ज़रूर है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपने मुझसे 2 सवाल पूछे कि क्या अंतर पाती हूँ, और कितना ईज़ी होता है एक ब्लेम करके निकल जाना और कह देना कि या तो ये बिकाऊ है, या भक्त और चमचे 2 जी, ही बिल्कुल। कैटेगरी में पत्रकार जी, रखे जाते हैं। जी, जी, ऐसा जी, है कि मैंने पत्रकारिता करी और जमकर करी करीब 20-21 साल, और यहाँ पर जी, शाजिया जी भी हैं जो शोज एंकर करती थी, जी, और मैं भी हूँ, मैं एडिटर थी चैनल की। मैं जी, एक बात जरूर मानती हूँ कि न्यूज का माध्यम जो होता है वो खबर दिखाना होता है। जी, आप खबर नहीं है, आप जी, पत्रकार होके खुद खबर। आज क्या हो रहा है, आज पत्रकार खुद खबर बन गए हैं। जी, आज थोड़ा-सा दिक्कत ये है कि हमारे चैनल के साथ क्या हो रहा है या हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो पत्रकारिता बन गई है। आप खबर नहीं है, आपको खबर दिखानी है, और जी, ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हो रहा है। मैं एक ही पत्रकार की या एक ही चैनल की या एक ही ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे जी, लगता है कुछ भी कहने पे से पहले मैं एक बात ज़रूर इस पैनल के सामने रखना चाहूँगी, और ये ज़रूरी बात है। जी, बात ऐसी है कि एक ज़माना ऐसा था जब पत्रकार पत्रकारिता करते थे। जी, सुरेश जी ने सिटीजन जर्नलिस्ट की बात करी, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हर व्यक्ति जिसके हाथ में कैमरा है आज वो जर्नलिस्ट बना हुआ है। हर बिल्कुल। व्यक्ति कहीं जाता है, फोटो खींचता है, उसके मन में जो आता है वो लगाता है, वो जर्नलिस्ट है। इससे जी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट तो हुआ है। जी, जहां मीडिया नहीं पहुंचता था, जिस तरह की खबरें छोटे शहरों से नहीं निकलती थी, उससे एक्टिविज्म हुआ है। वो जी, सिटीजन एक्टिविस्ट है, वो सिटीजन जी, जर्नलिस्ट नहीं है। क्योंकि जी, सिटीजन जर्नलिस्ट, देखिए, जब हमने ज्वाइन किया तो हमें 3-4 बातें पढ़ाई गई थी। एक पढ़ाया गया था, गेट इट राइट, गेट इट फर्स्ट। पहले जी, तो आप लाइए, लेकिन आपकी खबर भी सही होनी चाहिए। आप 2 घंटे पहले खबर ब्रेक कर दीजिए और 2 घंटे बाद वो खबर गलत हो जाए, तो आपकी खबर का क्या मतलब है? सो बिल्कुल। गेट इट फर्स्ट बट गेट इट राइट, ये था। और दूसरा एक हमें कहा जाता था कि आपको खबर जिस सोर्स से मिली, उसके ऑपोजिट सोर्स से आप कॉन्फर्मेशन या कमेंट जरूर लीजिए, क्योंकि जी, बिना उसके आपकी खबर अधूरी है। देखिए, खबर जो भी मिलती है या तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू या किसी भी माध्यम से, आपको सोर्स बेस्ड मिलती है, आपको जी, तथ्यों के आधार पर मिलती। कौन आपको तथ्य दे रहा है, वो उस पर भी खबर की जो रंग है, जो खबर की कलर है, द कलर ऑफ न्यूज डिपेंड्स ऑन दैट। इसलिए जरूरी है कि आप ऑपोजिट पार्टी का भी उस पर कमेंट लें, और तभी खबर को पूरा माना जाता था, जब आप दोनों लोगों के जब आप दोनों लोगों को की खबर एक साथ मिलाकर प्रस्तुत करते थे। आज जी, ऐसा नहीं हो रहा है। आज ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, इसको हो गया जब हम बहुत छोटे थे तो पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर इज गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
जो यहाँ से सुना वो हमने आके टीवी पर बोल दिया, वो पत्रकारिता हो गई। पत्रकारिता वो नहीं है। पत्रकारिता है आपको कहीं से खबर मिली, आप उस खबर की पुष्टि करिए। खबर की पुष्टि करने के बाद उसके जो ऑपोजिट प्रभावित होने वाले लोग हैं उनसे एक कमेंट लीजिए, फिर खबर दिखाइए। आज हमने यहाँ से खबर ली, बिना पुष्टि के खबर चला दी, 4 घंटे बाद अगर वो खबर गलत हो गई तो हमारे चेहरे पर शिकन तक नहीं आती है। मुझे लगता है ये जर्नलिज्म में दिक्कत की बात है, और ये मैं एस्टैब्लिश जर्नलिज्म की बात कर रही हूँ। ऑनलाइन की बात में और भी ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि चीजें वायरल हो जाती है, बाद में उनकी असलियत पता लगती है। और एक गहरी सोच का विषय ये भी है कि पहले पत्रकार और पत्रकार हाउसेस या मीडिया हाउसेस पत्रकारिता करते थे। आज आप अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देख लीजिए, ऑनलाइन में अभी कम है, मुझे लगता है आगे जाकर यहाँ पर भी होगा, जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक में या प्रिंट में आज आप देखिए, जितना कॉर्पोरेट पैसा आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगा हुआ है, उतना इससे पहले कभी नहीं था। और सत्य ये है कि जहां पर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आएगा वहां पर खबर प्रभावित होगी, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई सही बात मैं नहीं कह रही हूं, मैं जजमेंट नहीं दे रही हूं, लेकिन ये सच है कि अगर एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउस एक्स नंबर ऑफ मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करता है तो उसमें एक तरह की खबर दिखाई जाएगी, चाहे सरकार की हो, चाहे विपक्ष की हो, जिस राज्य की हो, वो अलग तरीके की दिखेगी। तो मुझे लगता है कि गहन पत्रकारिता जो लोग करते हैं और आगे जाकर जो पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं, उनके लिए जरूरी होगा कि वो सोचें कि क्या हमारे देश में कॉर्पोरेट्स मीडिया को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर हम इससे ठीक है, अगर हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर पत्रकारिता भी कॉम्प्रोमाइज होगी। क्योंकि जब आप पत्रकारिता करते हैं या कोई और जब ऑनलाइन पत्रकारिता करता है, तो आपका, मुझे लगता है, उद्देश्य होता है सच दिखाना। जब सच दिखाना आपका उद्देश्य नहीं है और एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में बैठा हुआ एक व्यक्ति इंचार्ज है उस मीडिया चैनल का, और जब तक वो एक सेंसेशनल खबर को टिक मार्क नहीं करके या अलोक्य नहीं देगा, खबर नहीं चलेगी, तो कहां से निष्पक्षता आएगी। दूसरी चीज मुझे यह है कि आप टेलीविजन डिबेट्स देखिए या आप कई बार एडिटोरियल्स पढ़िए न्यूज़पेपर्स के, आप खबर का माध्यम है, आप खबर नहीं है और ना आप जज एंड ज्यूरी हैं। आजकल तो फैसले टेलीविजन स्टूडियोज में सुना दिए जाते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो फैसला सुना देते हैं। इस देश में पुलिस प्रशासन, सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका मौजूद है। उनका काम है फैसले सुनाना, उनका काम है कार्रवाई करना। आप जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते हैं। और मुझे एक बात और भी लगती है कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली, जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल होने लगे हैं मीडिया में, मैं प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, पोर्टल सबकी बात करूंगी, कहीं ना कहीं कोई आचार संहिता, कोई एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोई एक डेकोरम तो मीडिया के लिए भी होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि जब हम मीडिया में थे और जब हम लोग पत्रकारिता करते थे, शाजिया जी शायद मुझसे से वाकिफ होंगे कि जब हम लोग करते थे तो हमारे यहाँ जब गेस्ट आता था, हम उसको कितना भी क्लोजली जानते, एक डेकोरम होता था कि हम उसको फर्स्ट नेम पे नहीं बुलाएंगे, या ये एक अपना एक तथाकथित, हम लोग एक जिसको कहते हैं अनसेड रूल था, मिस्टर सो एंड सो या फलाने सो एंड सो या मिस सो एंड सो या जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट करके बुलाएंगे। आज की तारीख में आपको जिसको जो मन आ रहा है आप बुला रहे हैं, आप जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर हैं, आप माइक लेके पहुंच जाते हैं, और ये एक बहुत गिरावट है पत्रकारिता में। कोई किसी स्पेस में आप माइक लेके पहुंच जाइए, और अगर किसी ने माइक को पीछे किया तो खबर वो बन जाती है कि माइक को पीछे कर रहा है। अरे आप भी तो ये देखिए कि कोई व्यक्ति एयरपोर्ट से उतरा, बाहर निकल रहा है, ये तो पैपराजी है। पैपराजी इज नॉट जर्नलिज्म, दैट इज सेंसेशनलिज्म। बट जो पैपराजी अभी तक वेस्ट के नेशंस में सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन के इर्द गिर्द होता था, हमारे देश में भी इन लोग के इर्द गिर्द था, अब वो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके ऊपर चलने लगा है। और मुझे लगता है ये पत्रकारिता का गिरते हुए स्तर की बात है। मैं 2 शब्द और कहूंगी, जो आपने कहा कि मैं क्या डिफरेंस पाती हूँ। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता का स्तर गिरा है। मुझे लेकिन ये आशा है कि जिस तरह का डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट हो रहा है, मैं सुरेश जी की बात से सहमत हूं कि ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इससे कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो रहा है, छोटे शहर की खबरें, छोटे लोगों की खबरें आगे पहुंच रही हैं। इससे मैं I agree with this, but what I disagree with is that they are not journalists. आप उनको जर्नलिस्ट की कैटेगरी में मत ट्रीट करिए। और जो डिफरेंस मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत इजी है जजमेंट कर देना कि फलाने जो हैं वो भक्त हैं, फलाने चमचे हैं, ऐसा नहीं होता है। जर्नलिस्ट भी एक
एक दायरे में ही वक्त काम करते हैं। लेकिन जी। हाँ, ये भी सच है, क्योंकि टेलीविजन डिबेट्स हम लोग रोज करते हैं, कि कई बार अगर आप जर्नलिस्ट ने एक टॉपिक, और जरूरी नहीं कि जर्नलिस्ट सब कुछ खुद करे, आपके जी। यहाँ कैसे सुपर्स चल रहे हैं, कैसे एस्टन्स चल रहे हैं, टॉपिक क्या है, उसपे किसकी तस्वीरें लगी हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें परसेप्शन क्रिएट और ब्रेक करती हैं। और इसीलिए जब हम जी। पत्रकारिता करते थे तो हमारा बड़ा ये रहता था कि भाई जो लिख के जा रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल होना चाहिए, ना जी। वो फलाने को फेवर करना चाहिए, ना वो ढिमकाने के विरोध में होना चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल होना चाहिए। तो जी। आज जिस तरह से आपसे सवाल ही किए जाते हैं, आपको लगता है ये आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि काफी बार ये होता है कि जर्नलिज्म में एक ये प्रवृत्ति देखी जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग की वजह से, इसका और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज जी। जर्नलिस्ट आई एम प्रिज्यूमिंग आर स्टिल वेरी न्यूट्रल। ये जी। एडवर्टाइजिंग के चलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दो सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, एक होता है सब्सक्रिप्शन और एक होता है एडवर्टाइजिंग बेस्ड सोर्स। वेस्ट कंट्रीज में मीडिया इसलिए इतना इंडिपेंडेंट है क्योंकि सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग का लगभग 50-50% होता है, कहीं कहीं 60-70% होता है जी। सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग लो होता है। हमारे यहाँ सारा का सारा बिजनेस मॉडल जो है, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल वो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग। बेस्ड है। जी। और जब सरकार सबसे बड़ी एडवर्टाइजर है, तो मुझे लगता है बहुत लोग इसलिए सरकार की चाटुकारिता करते पाए जाते हैं। जी। उसमें क्या वो गलत है? अब इसका तो जजमेंट लोग देंगे, लेकिन हाँ, जी। उस मॉडल को रिविजिट करने की जरूरत है, जो कि पत्रकारिता को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। और मैं जी। ये भी मानती हूँ कि मैं सिर्फ आज की पत्रकारिता पर यह आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, ये जी। निरंतर चलता जा रहा है। निरंतर चल रहा है। पत्रकार जब तक गवर्नमेंट पर जिसको कहते हैं डिपेंडेंट रहेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जी। हाँ, क्योंकि पत्रकारिता को और पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, मैं जरूर सोचती हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी अभी मिसिंग है, जो सवाल पूछते थे लोग पहले, जो कलम लिखती थी पहले, वो जरूर जी। लिखेंगी। और मैं उस कैंप में हूँ जिसको लगता है कि नहीं, ऑल इज नॉट ओवर। मुझे लगता है हमारे आगे निष्पक्ष पत्रकारिता जीवित रहेगी, और जी। निष्पक्ष पत्रकार आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि देखिए, नैरेटिव को पेडल करना एक चीज होती है और पत्रकारिता के माध्यम से सच दिखाना दूसरी चीज होती है। तो मैं उस कैंप में नहीं हूँ जिसको लगता है कि अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मुझे जी। लगता है ऐसा नहीं है। आई स्टिल थिंक वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ अस। आई डू थिंक देयर आर सर्टेन फंडामेंटल फ्लॉज, एंड वन ऑफ देम इज द बिजनेस मॉडल। जिसको बिजनेस मॉडल कहते हैं पत्रकारिता का, वो अपने आप में एक फंडामेंटली फ्लॉड मॉडल है। जो बिजनेस ग्रुप्स कंट्रोल कर रहे हैं पत्रकारिता को, चाहे वो चैनल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, या पोर्टल्स हो, वो अपने आप में एक फ्लॉड मॉडल है। और कहीं जी। ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सिटीजन होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते जरूर पूछें कि जो पत्रकारिता हम कर रहे हैं, क्या हम एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष के आधार पर ही तो नहीं करना शुरू कर दे रहे। कहीं पर सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की आत्मा है। जी। जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी क्योंकि आप बिहार विधानसभा चुनाव में इस जी समय हाँ। प्रचार कर रही हैं, और वहां पर हम देखना चाहेंगे, आपसे जानना भी चाहेंगे कि खासतौर पे सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग होता है, वो आप कितना पा रही हैं? क्योंकि फेक न्यूज़, जैसे अभी सर ने कहा कि फेक न्यूज़, ये शब्द पे ही मुझे आपत्ति है। तो इस हाँ। तरीके के जो झूठे प्रचार किए जाते हैं, खास तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, सभी के मीडिया सेल ऐसा करते हैं, वहां पर आप कितना पा रही हैं? मैं सोचती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितना फेक नैरेटिव और जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, जी। जी। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी बिहार के बारे में। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि बिहार और यूपी, जहां से मैं हूँ, मुझे आके लगता है कि लोकल मीडिया अभी भी बहुत निडर है, बहुत अडिग है और बहुत प्रभावशाली है। वो डट के सवाल पूछते हैं आपसे, चाहे आप जी। सरकार में हो, चाहे ऑपोजिशन में हो। ऐसा हम नेशनल मीडिया में नहीं देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आई हैव होप, क्योंकि रीजनल मीडिया में अभी भी बहुत पत्रकारिता हो रही है। जी। आपने जी। जो सोशल मीडिया की बात कही, मैं भी फेक नैरेटिव बोलूंगी, उसको फेक न्यूज नहीं बोलूंगी, क्योंकि जी। न्यूज तो जो है वो पुष्टिकरण करके किया जाता है। लेकिन जो फेक नैरेटिव्स की बात है, उससे जिस तरह का रेप्यूटेशन और कैरेक्टर असैसिनेशन होता है लोगों का, जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जिस तरह का जातिवाद, जिस तरह का फेक नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं, जी। कहीं पर वो दिक्कत तलब है। लेकिन हाँ, एक वो बहुत फाइन रोप है कि कैसे हमारे सोचने और बोलने की आजादी को रखते हुए उस पर जी। थोड़ा बहुत
प्रतिबंध तो गलत वर्ड होगा, लेकिन थोड़ा बहुत संयम बरता जाए, वो कैसे होगा, इसके बारे में एक सभ्य समाज को जरूर सोचना होगा। जी, बिल्कुल। एक आपने अभी ये विषय उठाया कि खास तौर पे नियमन की बात करी, लेकिन हमारे यहाँ पे एक समस्या और है सुप्रिया जी कि जैसे ही मीडिया के लिए नियमन की बात होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ही आवाज़ उठती है कि मीडिया को बाँधा जा रहा है, उनको क्यों जो चौथा स्तंभ है, उस पर क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि चाहे हम बात बीजेपी, कांग्रेस की नहीं कर रहे, सभी की जो भी नियम बनाने की बात करता है, उसके विपक्ष में आवाज़ खड़ी हो जाती है। जबकि नियम बहुत ज़रूरी है अगर आज के हम दौर को देखें तो। नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसा होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जो सोचने, बोलने, समझने की, जो अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम, जो आज़ादी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने दी है, कहीं न कहीं उसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। लेकिन क्या हम उस दुरुपयोग के चलते इस आज़ादी, इस स्वतंत्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं? मुझे लगता है कि हम नहीं तैयार हैं। चाहे हम जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हों, चाहे हमारी कैसी भी पॉलिटिकल सोच हो। ये एक जी, बहुत बड़ी सशक्तिकरण है हमारे पास कि हम आज खड़े होकर मैं आपसे नेपाल बॉर्डर से कुछ बातें कह रही हूँ, कोई कहीं और से जुड़ा हुआ है कह रहा है, और हम बड़े निडर होके उस बात को कह सकते हैं। एक जी, कमेंट आपके आए और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है कि पहले समाचार, मैंने आधा ही पढ़ा, पहले समाचार छपता था फिर विवेचना होती थी। अब क्या हो रहा है? जी। अब विवेचना, विवाद पहले हो जाता है, समाचार क्या है वो बाद में छिपता है। तो आई थिंक ये जी, आपके जी, लोग जो है वो सही कह रहे हैं। लेकिन मैं जी, जिस जो बात आपने पूछी कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी को हम छोड़ने को तैयार हैं? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। अभिव्यक्ति की जी, आजादी एक बहुत बहुत बड़ी आजादी है और जी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जिसको हम सेल्फ करेक्शन की बात कहते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं जुडिशरी में सेल्फ करेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ क्लेंजिंग होनी चाहिए, उसी जी, तरह मीडिया में भी सेल्फ, अगर हम चौथा स्तंभ अपने आप को लोकतंत्र का बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सेल्फ करेक्शन, सेल्फ क्लेंजिंग की, जो सेल्फ रेगुलेशन की बात है, वो होनी चाहिए। अब जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है वो जो एनबीए है, वो इसी के बारे में, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन बनाई गई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी। अब उसका जी, इतना उल्लंघन हो रहा है, और अगर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम समय रहते नहीं चेतेंगे, और हम इस समय, मैं पत्रकारिता के जगत से बात कर रही हूँ, तो हमारी विश्वसनीयता पर, हमारी क्रेडिबिलिटी पर इतना सवाल उठ जाएगा कि हम कल को कुछ कहेंगे भी तो लोग नहीं मानेंगे। तो ये जी, हमारी लॉन्जेविटी और हमारे प्रेजर्वेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जी, जी। नहीं, वाक़ई में आपके जो ये मंथन है, उसमें आपने काफ़ी अपने जो विचार प्रकट किए हैं, वो जी। सारगर्भित भी हैं और सामयिक भी हैं और लोग उसको पसंद भी करेंगे। सुप्रिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और ख़ास तौर पे चुनाव प्रचार के बीच में आपने समय जी। निकाला है जी। और इतनी जो तकनीकी जो सीमितताएँ हैं, उसके बावजूद समय निकाला है। हम आपके आभारी हैं और इस ख़ास नीरज जी, अवसर पर बहुत हमारे साथ बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद जोड़ने के लिए, और मैं सबसे माफी चाहती हूँ। आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध करके मैं जा रही हूँ, और मैं जरूर आप लोगों से फिर से जुड़ूंगी, और हम सब लोग जी, एक कप बिल्कुल। मिलके बैठ के साथ में चाय पियेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल नमस्कार। जी। नमस्कार जी। और हमारे साथ हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और ख़ास तौर पर जो हमारा बार काउंसिल है, उसके माननीय सचिव श्री रोहित पांडे जी। पांडे जी, आपका स्वागत है प्रभा साक्षी के इस ख़ास कार्यक्रम में और आपका मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको थोड़ा समय इंतज़ार भी करना पड़ा। दरअसल आज का ये जो ये मंथन है, इतना गहन हो गया कि हर जो वक्ता है, इसमें रुचि ले रहा है अपने और विचार रखने की। पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि खास तौर पे जो डिजिटल मीडिया में जो बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, आप लोग रोजाना नए-नए मामलों की सुनवाई देखते हैं कि कौन-कौन से मामले आ रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया के संबंधित जो मामले हैं, उनका कितना योगदान है आजकल जो नए मामले आ रहे हैं उसमें? और दूसरा कि किस प्रकार की शिकायतें आप लोगों तक सर्वाधिक पहुंच रही हैं? हाँ, आवाज नहीं आ पांडे रही जी। है। हाँ, पंडित जी, आपको आपकी अभी आवाज भी मुझे नहीं आ रही। अभी 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 आ रही है पंडित जी, आवाज आवाज आपको? अभी 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 आवाज क्लियर है पंडित जी? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही जी। है। मेरी आवाज आ अब रही है आपको? हाँ, हाँ, जी, जी, मुझे आ रही है। पंडित हाँ, जी आपसे नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। पंडित जी आपसे सवाल यही है कि डिजिटल मीडिया को जिन बुराइयों ने घेर लिया है, उच्चतम न्यायालय में और हमारे बाकी सभी माननीय न्यायालयों में जो रोज़ाना नए केस आते हैं,
उसमें डिजिटल मीडिया से संबंधित मामलों का योगदान कितना है और किस प्रकार की शिकायतें या मामले आपके पास सर्वाधिक आ रहे हैं? फोन आ जाता है। 1 सेकेंड। आवाज आ रही? जी, जी, जी। हाँ जी। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो नीरज जी मैं आपको 19वीं वर्षगांठ पे ढेर सारी शुभकामनाएं जी, आपको बहुत दूंगा। आभार। और जो एक आपने इतना एक गहन मुद्दा आपने सामने रखा है और जी। ये इसका कोई एंड भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश का जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, जी, आज उसकी विश्वसनीयता खोती जा रही है। ये आज आपने ये टॉपिक रखा है, ये जानबूझ के रखा है कि ये वाकई में हो रहा है, तभी आपने ये मुद्दा आप सामने लाके रखा है। मैं जी, आपको बताऊं कि किस तरीके से अगर ये पॉलिटिकल जो सिस्टम में अगर मीडिया अगर शामिल होगा तो वो कहीं ना कहीं आप इसकी विश्वसनीयता खोते हुए देखेंगे। जी, जो अगर आप पॉलिटिकल लाइन पे जाना चाहते हैं तो तब जाकर के आपकी विश्वसनीयता होगी। अगर जी, आप पार्टी लाइन पे जाएंगे तो आपकी विश्वसनीयता आपकी खोएगी। ये जी, एक बहुत बड़ी चीज है जो आज हम फेस कर रहे हैं। जो आज हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें जब मीडिया सामने दिखता है, जब हमें न्यूज सामने दिखता है तो हम बोर होने लगते हैं। इसलिए जी, लगता है कि हमें हमारे माइंड में ये चीज आ गई है कि ये न्यूज चैनल जो है ये किसी पार्टी का है। तो वो जी, चीज देखिए मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। और मुझे लगता है कि अब जुडिशरी को भी सामने आना चाहिए, उसको कदम उठाना चाहिए। और जिस जी, तरीके से अभी ये इनका रोल जो है ये बहुत बायस जो के किया गया है, जो फेक अभी नैरेटिव की बात की अभी अभी जैसे आपके सुरेश जी ने बोला और सुप्रिया जी जी, ने बोला कि ये फेक न्यूज की बात जहां तक आ रही है, फेक नैरेटिव जो हो रहे हैं, आप देखिए कि इसमें किस तरीके से लोगों को मैनेज किया जाता है, कैसे प्लान किया जाता है। उस वाले किस जी, तरीके से लोगों को पहले से उनको अपडेट करते हैं कि आपको ये बोलना है, यही चीज जी, यही चीज हम आपको दिखाएंगे। तो जी, अगर आप पहले से ट्यूटरिंग करके अगर किसी को अगर आप पिक्चर बना रहे हैं, अगर वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद उसको वायरल कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, जनता में जी, जा रहा है, तो जनता भी इतना बेवकूफ नहीं है। अब लोग समझने लगे हैं कि मीडिया का रोल कितना है। अब जी, टोटली देखिए बिजनेस हो गया है। अगर आप बिजनेस करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप पे विश्वास लोगों का उतर जाएगा, हट जाएगा। ये भरोसे वाली चीज थी कि हम भरोसा करते हैं कि आज जो भी जी, न्यूज हमारे पास आएगा वो हमारे लिए ऑथेंटिक होगा, वो हम उस जी, पर विश्वास करेंगे। आज जब भी कहीं इलेक्शन होता है, चाहे वो देश का इलेक्शन हो, किसी स्टेट का इलेक्शन हो, वहां भी देखिए हम मीडिया में भरोसा करके वोट देने जाते हैं। वो जी, लगता है कि देखिए ये इस जिले का ये विधायक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये यहाँ पे जी, विकास कर रहा है। हम जाके खुद तो देखते नहीं है। हम तो हमें जो न्यूज वाले दिखाते हैं वही चीजें जी, हम अपडेट करते हैं, वही हम सर्कुलेट करते हैं। तो ओवर एंड ऑल आज हमें अपना विश्वास मीडिया के लिए मेंटेन करना ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर हम इससे अलग हट के जाएंगे तो ये समझिए कि अब इस देश बहुत ही गर्त में जाएगा। अगर मीडिया को सजग होने की जरूरत है, उसको जी, अब अपने आप को सुधरने की जरूरत है। नहीं तो आप पे कोई भरोसा करने वाला आज की डेट में नहीं है। और मैं जी, आपको एक चीज बताऊं कि देखिए इस पे जो कंट्रोल करने वाला जी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो जी, चेक एंड बैलेंस करता है, जो जी, ट्रांसपेरेंसी और उसकी अकाउंटेबिलिटी देखेगा, जी, वो एक बहुत बड़ा, उसको भी बहुत ज्यादा सामने आकर के मीडिया के लिए सुधार की बात करनी चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने की जरूरत है आज की डेट में। नहीं तो जी, ये मीडिया वाले जो भी बताएंगे वो आपको मानना पड़ेगा। अभी आप पे मीडिया वाले थोपने लगे हैं, मीडिया जी, वाले आज की डेट पे आप पे थोपने लगे हैं कि आपको जो मैं न्यूज दिखा रहा हूं वो बहुत ही 100% वो ऑथेंटिक है, लेकिन नहीं जी, होता है। आपने देखा होगा हाथरस के केस में, आपने देखा होगा इंटॉलरेंस की जब बात करी गई तब भी आपने देखा होगा। अभी जी, आपने देखा होगा दूसरे अगर एस्पेक्ट पे जाते हैं कि देखिए मीडिया को भी पीटा जा रहा है, मीडिया को भी जो जी, है गलत तरीके से उसको गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ। तो ओवरऑल देखिए इसका समाधान है। इसका समाधान एक तो खुद में अपने आप में है कि आप सुधर जाइए। आप अगर सुधरे रहेंगे तो कहीं भी आप पे कोई आप पे सवाल नहीं उठाएगा, कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए जो भी जी, पिक्चर बनती है वो सारी चीजें फेक होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्लांटेड होती हैं। वो इसलिए दिखाया जाता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए दिखाया जाता है कि हमें इलेक्शन जीतना है। अभी मैं जी, आपको बताऊं, आज मेरे पास समय नहीं मिला,
नहीं तो अभी एक नव भारत टाइम्स में एक न्यूज निकली थी कि उन्होंने कह दिया कि अब फिर से जो है नीतीश सरकार आ रही है। ओपिनियन जी पोल आपने पहले कैसे दे दिया? आपको जी ओपिनियन पोल देने का अधिकार कैसे मिल गया आपको? ओपिनियन पोल देने का टाइम आपका तब था जब मतदान हो जाता, लेकिन उसके जी पहले आपने दिया। तो इस इलेक्शन कमीशन में कुछ लोग जा रहे हैं, ये कंप्लेंट करने जा रहे हैं कि इन पे एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसे बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें देखना है। और आप समझिए कि फंडामेंटल राइट्स की बात सभी करते हैं, आपके पास राइट है, मांगते हैं हमेशा, लेकिन आपको जी फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी क्या है ये भी आपको देखना है, तब जाकर जी के आप बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए ये तो ब्लास्ट हो रहा है। अब तो मीडिया जो है, ये मीडिया एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, लोगों ने अब कितने कितने लोग हैं जो अलग अलग मीडिया चैनल चला रहे हैं, जी उनका बिजनेस हो गया। अब सबसे जी बड़ा बिजनेस इनका मीडिया वालों का हो गया। अब आप पैसा देंगे तो न्यूज चलाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये सारी जी चीजें देखिए सबको पता है, हमें इससे हम सभी इससे अछूते नहीं है, हम सभी को पता है कि क्या हो रहा है इस देश में। लेकिन हमें जी एक चीज और देखना होगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें गुहार लगानी चाहिए कि जो लाइसेंस हम देते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया देती है जी चैनल चलाने के लिए, मीडिया चलाने के लिए, क्या वो जी लाइसेंस बांटने का काम जो हो रहा है, क्या वो वेरिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है? क्या उस पर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस या ट्रांसपेरेंसी आपने हो रही है? क्या उस जी पर जी अकाउंटेबिलिटी है? इन सब जी चीजों को, इन सब मुद्दों पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। और नहीं मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर रोल आज की डेट में किसी को रखना है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को उन पर जी नजर रखना चाहिए, जी उनको कसना चाहिए कि जिससे कि वो गलत काम ना कर पाए। जी और पांडे जी इसमें एक और बड़ी ये हैरानी की बात लगेगी सभी को कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो प्रिंट मीडिया को तो नियंत्रित करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए निकाय है, लेकिन अब तक सरकार ने डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई निकाय नहीं बनाया है, जबकि डिजिटल मीडिया ही सर्वाधिक तीव्र गति से सूचना का प्रसार करता है। वो सूचना गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो इसके लिए निकाय बनाए जाने की भी बहुत जल्दी जरूरत है। और अभी बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। इसकी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नीरज जी। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। इसके लिए एक कमेटी प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो डिजिटल मीडिया है, उस पे एक चेक एंड बैलेंस हो। जी आप देखिए कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी की आप देखिए बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, जो वो ब्लैकमेल करते हैं। एक ब्लैकमेलिंग का ये कितना बड़ा मैटर है, आप देखिए, आप सामने आपके अपने सामने देखना। कोई भी बड़ा जी आदमी, उस पे कोई भी अगर आरोप लगा देते हैं, तो उसका तो करियर, उसका तो स्पॉइल हो गया। उसका जी तो आप रिट्रीव तो आप कर नहीं सकते, उसको वापस तो ला नहीं सकते आप। वो तो लाइफ जी उसका तो खत्म हुआ वहीं पे। तो ये सब चीजें आपको देखिए, दिखाने से पहले आपको ये देखना है कि वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो इसलिए कमेटी और इसके लिए एक सख्त कानून लाने की सख्त जरूरत है, जिससे कि लोगों को डर पैदा हो। देखिए, लाइसेंस कैंसिल कर देना एक बड़ी बात, बहुत छोटी बात होगी कि जी अगर कोई फेक न्यूज चलाता है या अगर वो नियम और कानून को तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। लाइसेंस कैंसिल होने के साथ साथ उस पर सख्त से सख्त कानून बना करके उसको उसको बिहाइंड द बार करना चाहिए अगर वो गलत काम कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी मीडिया में, तो ये देश बचा रहेगा, क्योंकि अब सारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा भरोसा, सब कुछ हमारे मीडिया पे चला गया है। मीडिया को जी जो देख रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया देख लीजिए आप, चाहे सोशल मीडिया आप देख लें, जितना भी है, ये सब कुछ देखिए। आज नए नए नौजवान जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो जी बर्बाद भी हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे बिल्कुल हैं। वो देखिए कैसे बिना कुछ समझे और जाने, बिना वेरिफिकेशन के वो कैसे सर्कुलेट करते हैं, कैसे फॉरवर्ड जी करते हैं मैसेजेस को। तो ये कितना जी बड़ा मुद्दा है, इसको लगता है कि इस पे सख्त कानून आना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए जो जो लोग इन सब चीजों में शामिल है। और ये हो भी रहा है। आने वाले टाइम जी पे देखिएगा आप कि मीडिया बच के बाहर नहीं निकल पाएगी। अब उनको कोई नहीं छोड़ने वाला है, वो जो भी न्यूज जी चलाना चाहे चला सकते हैं, लेकिन अगर गलत न्यूज चलाओगे आप, तो आप छोड़े नहीं जाओगे। सख्त से सख्त कानून आपके खिलाफ आप पे एक्शन लेगा। जी बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने जो इसके कानूनी पहलू हैं उन पर प्रकाश डाला। और आज की इस परिचर्चा का जो दौर है आज दिन भर का हमारा जारी रहेगा। फिलहाल इस परिचर्चा में इतना ही, और हम 4 बजे जब फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, तो मातृभाषा हिंदी के तकनीकी विकास और उस विकास में प्रभा साक्षी के योगदान पर चर्चा करेंगे, और उसमें भी हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पैनलिस्ट जुड़ेंगे। आप सभी से आग्रह है कि 4 बजे एक बार फिर से जुड़ें और उस परिचर्चा में भी जो मंथन होगा उससे लाभ प्राप्त करें।